स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। बाजार खुलने में कुछ ही मिनट अभी बाकी हैं और देखेंगे आज करेंसी मार्केट किस तरह से खुलता है। हमने देखा था 24 पैसे मजबूत होकर रुपए ने कल समाप्ति दी थी। रुपए की ओपनिंग के ऊपर आज नजर रहेगी, लेकिन आप देखिए कुछ खास संकेत है नहीं। ग्लोबली मार्केट्स अब बंद हैं। एसजीएक्स निफ्टी ठंडे शुरुआत के संकेत दे रहा है। 13 अंक की गिरावट के साथ आज शुरुआत हो सकती है कारोबार की। देखना होगा 7,900 के स्तर को हम होल्ड करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से इसको होल्ड कर रहे हैं। 7,950 के हालांकि ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है तो इस लिहाज से पार्टिसिपेशन कम होगा। 31 को जिन्होंने पार्टी करी है वो आज बाजार में प्रदीप नहीं होंगे, तो एक ठंडा ट्रेडिंग सेशन की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकिन जरूर रहेगा। बिल्कुल, जो खुशकिस्मत लोग हैं वो आज बाजार में नहीं होंगे और उन्होंने पार्टी अच्छी तरह एंजॉय भी की होगी। लेकिन ऑटो कंपनीज पे आपको जरूर नजर रखनी होगी क्योंकि डबल फैक्टर है यहाँ पे। पेट्रोल डीजल के दाम घटने का असर होगा और बिक्री के आंकड़े आएंगे। एविएशन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। जेट एयरवेज पे यहाँ खास तौर पे क्योंकि एफएनओ में पहला दिन है शुरुआत का। और दूसरे स्टॉक्स जो पहली बार एफएनओ में ट्रेड करेंगे, टोरेंट फार्मा, कॉनकॉर, इन पर भी। और कॉनकॉर इनमें एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक चला नहीं, अंडर परफॉर्मर रहा है। तो क्या अब यहां से उसकी तेजी शुरू हो सकती है? अंडर परफॉर्मेंस के पीछे रीजन भी है क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट की जो तलवार उसके ऊपर लटकी हुई थी वो एक बड़ा कारण है। तो देखना होगा वो किस तरह से खुलता है। बहरहाल चार्ट्स पर काफी अच्छा लग रहा है ये शेयर। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप देखिए बाजार खुलने ही वाले हैं और देखते हैं कौन से सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। केईसी इंटरनेशनल को लेकर एक खबर आ रही है। 1,001 करोड़ रुपए का एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। 2016 का पहला ऑर्डर केईसी इंटरनेशनल को मिला है। देखेंगे ये शेयर किस तरह से आज खुलता है। लेकिन बाजार आप देखिए खुल चुके हैं। प्री ओपनिंग सेशन में आप देखिए 1 अंक की बढ़त दिखा रहा है सेंसेक्स, 14 अंक नीचे है निफ्टी। कुछ स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं जिनमें एक्शन देखने को मिलेगा। आप देखिए आज जब बैंक्स ने प्री ओपनिंग सेशन में थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड दिखाना शुरू हुआ है और हमने देखा था पिछला साल बीता साल बेहद कमजोरी भरा रहा था बैंक्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखाने की तैयारी करता हुआ। टाटा मोटर एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। यहाँ पर खबरें अब ये भी आ रही हैं कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिलिट्री ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। आज थोड़ी मजबूती के साथ ये शेयर भी खुलता हुआ। लेकिन मेटल स्पेस पिछला साल काफी कमजोरी भरा रहा था इस पूरे पैक के लिए। आज शुरुआत की थोड़ी वीक हो सकती है। हिंडाल्को जैसे शेयरों में थोड़ा सा नरमी के साथ आज ओपनिंग होगी। सन फार्मा एडवांस रिसर्च के ऊपर और सन फार्मा के ऊपर भी नजर होगी। यहाँ पर हलोल फैसिलिटी को लेकर जिस तरह से सवालिया निशान बन रहे हैं और अब कुछ रॉयल्टी के पेमेंट्स में डिले आएगा सन फार्मा एडवांस रिसर्च को, इस शेयर पर भी नजर साफ तौर से बनी रहेगी। इसी बीच आप देखिए रुपया 66.15 के मुकाबले 66.18 पर खुलता हुआ, तो यहाँ पर भी ठंडा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुछ खास बड़ा बदलाव रुपए में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज प्रदीप काफी सारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इंडेक्स में अगर आप देखें तो अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 1-2 शेयर ट्रेड हुए हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट का अंदाजा लगता है। लेकिन जहां अच्छा वॉल्यूम है उनके अंदर अगर आप कुछ डायरेक्शन देखने की कोशिश करें तो हिंडाल्को काफी वोलेटाइल है। कुछ देर पहले ऊपर था, अब नीचे नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी खरीदारी है। और अगर आप इंडेक्स के बाहर देखते हैं तो आईडीबीआई में कुल मिलाकर पहला रिएक्शन पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी है। जेट के लिए भी खबर अच्छी है तो यहाँ पे 1.5% का इजाफा आप देख रहे हैं। मिड कैप्स में एक थोड़े छोटे स्टॉक्स में गैमन इंडिया पे नजर हो सकती है। यहाँ 3% के आसपास की तेजी आज बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस स्टॉक पे एक टर्न अराउंड और डेट से इक्विटी कन्वर्जन की जो तमाम बातें चली है उसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। पीपावाव डिफेंस में काफी पिटाई के बाद थोड़ी सी खरीदारी निचले स्तरों से उभर कर आती हुई नजर आ रही है। हालांकि ट्रेड काफी खामोश है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स पे, बहुत ज्यादा काउंटर्स पे आपको हलचल नहीं दिख रही। स्पार्क में 1% की गिरावट इस वक्त आती हुई नजर आ रही है। मुश्किल से 1500 शेयर ट्रेड हुए हैं। बिल्कुल, सन फार्मा भी आप देखिए कमजोरी के साथ खुलेगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। फार्मा कंपनियों के लिए देखा जाए तो 2015 साल अविनाश बेहद खराब रहा। कल ही देखिए आप कैडला के लिए खराब खबर आई और खराब खबरों पर किस तरह से टूटते हैं ये शेयर, ये काफी चिंता में डालने वाली बात है। सन फार्मा में हमने देखा पिछले हफ्ते ऐसा हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में दिसंबर में हमने देखा खराब खबरें आई, नवंबर में देखा सिप्ला, ल्यूपिन, वो खार्ड, आप नाम लीजिए फार्मा कंपनी का और वहां पर यूएसएफडीए का एक्शन है। हो क्या रहा है इसमें? आई थिंक हेमंत, मुझे लग रहा है कि ये एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। यहाँ पे फार्मा कंपनीज को अगर हम यूएसएफडीए को लेके इवेंट ड्रिवन रिस्क कहेंगे तो मेरे ख्याल से काफी इन्वेस्टर्स जो अभी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल रिस्क अभी माना जा रहा है। क्लियरली ऐसा इवेंट जब भी कोई भी स्टॉक में आता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा बहुत अटकता है। बट अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो सन फार्मा या लुपिन या टिपिकली अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप में डेफिनेटली जब भी फॉल आता है काफी
सिग्निफिकेंट आता है, जैसे कैडिला आपने कहा कल 17-18% एक दिन में ही स्टॉक गिरा है, तो मेरे ख्याल से नीजर रिएक्शन तो डेफिनेटली आता है, बट लॉन्गर टर्म पिक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि जो भी ये सेक्टर में निवेश करना चाहे, अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर है तो डेफिनेटली इसमें पैसा बन सकता है, बट ऑब्वियसली टेकिंग इन अकाउंट इज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। गैमन इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बैंकर्स ने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया, और अब चूंकि पूरी कंपनी की डील मुश्किल है तो उसमें सब्सिडरी बना के कंपनीज को, कुछ बिजनेस को अलग करके हिस्सा बेचने की कोशिश हो रही है। एक एनआरआईज के ग्रुप के साथ बात चल रही है, ऐसा बताया गया है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे लीड बैंक है गैमन इंडिया के लिए। क्या कॉल देंगे आप इस स्टॉक पर? आई थिंक प्राइस को देख के मुझे लग रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आता है प्रदीप, तो इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इक्विटी पे प्रेशर हो, लेकिन लॉन्गर टर्म डेफिनेटली कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। और जिस प्रकार का एफर्ट्स बैंकर्स कर रहे हैं, और क्लियरली सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी, मेरे ख्याल से स्टॉक में और थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से डाउनसाइड तो डेफिनेटली कैप्ड है, लेकिन अगर डील पॉजिटिवली फ्रक्टिफाई होती है तो यहां से भी अच्छी अपसाइड आएगी। नेस्ले एक और ऐसा स्टॉक है जिसको काफी कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी थी पिछले साल 2016 में। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। चार्ट्स देखकर बताइए मानस, अगर निवेश के लिहाज से ये शेयर अब खरीदना हो इतनी करेक्शन के बाद, खराब खबरों के बाद, क्या लगता है खरीदने लायक आपको इस साल के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी खरीदारी करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 6200 के ऊपर ना निकले तब तक यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक सपोर्ट जरूर 56 के आसपास 5600 के आसपास दिखता है, बट अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक में। इसलिए मेरी राय में जब तक स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 6200 के आसपास है उसको ब्रेक ना करे, यहां पर लॉन्ग ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। ओके, लॉन्ग ना बनाने की सलाह यहां पर आपके लिए निकल कर आ रही है। ट्रेडर्स की पसंद के कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम हलचल देख रहे हैं, आप देखिए फर्स्ट सोर्स में आज के दिन शुरुआत में प्री ओपन में करीब 7-8 हजार शेयर्स के बिड आए हैं, और एक 1.25% जितनी तेजी यहां देखने को मिल रही है। अडानी पावर में तकरीबन 1% का इजाफा है, और चूंकि ये 50 रुपए से कम वाले स्टॉक्स है जहां पर आप अक्सर हलचल देखते हैं, मानस क्या इनमें कोई एक साफ पैटर्न आपको दिख रहा है? देखिए, अडानी पावर में तो बिल्कुल दिखता है, क्योंकि 25 रुपए के आसपास बेस बनाया, उसके बाद हमने 2 दिन पहले ही स्टॉक में 31 रुपए के ऊपर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखा है। हर्डल 200 दिनों का मूविंग एवरेज है जो कि 32 रुपए 50 पैसे के आसपास है, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 38 और 40 रुपीज की रेंज में जाने के लिए। इसलिए मेरी राय में तो यहाँ पर बिल्कुल एक चांस लेना चाहिए, एक लॉन्ग ट्रेड लेके, जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 29 रुपीज 50 पैसे के नीचे होंगे। इसके अलावा केईसी जिसका जिक्र अभी प्रदीप कर रहे थे, इनको ऑर्डर मिला है, ये बताइए मानस चार्ट्स पर ये शेयर कैसा लगता है? 1001 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, 2-2.25% इस समय प्री ओपनिंग सेशन में ये शेयर मजबूत है, क्या और ऊपर जा सकता है? देखिए, केईसी तो अभी भी एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। 80 रुपए से स्टॉक हाई टॉप से हाई बॉटम बना रहा है। मैं समझता हूँ कि जल्दी जो 160 और 165 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक में, वो स्टॉक ब्रेक करके 185 से 195 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा, और बहुत ही क्लियरली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 142 के नीचे होंगे। 142 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ केईसी पे तेजी की कॉल आ रही है। अविनाश, अगर आप देखें तो 2 दिन पहले जो एक खबर आई थी सोलर पावर कंपनीज के लिए करीब 5000 करोड़ के फंड की, और उसके चलते आपने तेजी देखी थी। आज हम देख रहे हैं काफी एक्टिविटी इन कुछ स्टॉक्स में है, जैसे कि मोजोपेयर आप देखें कुछ देर पहले काफी ऊपर दिखाई दे रहा था, अब 1.5% के आसपास ही ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम जबरदस्त है। 90,000 शेयर्स के बिड यहां पे हो रहे हैं, तो ट्रेडर्स जरूर कुछ मूव ढूंढ रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कहीं कोई कंपनी अब आपको बेहतर दिखती, क्योंकि अभी तक ऑल्टरनेट एनर्जी में किसी ने निवेश करके तो पैसा बनाया नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल से प्रदीप, मोजरवेयर तो डेफिनेटली एक ट्रेडर्स फेवरेट है, क्योंकि लो प्राइस स्टॉक है, और जिस प्रकार का वॉल्यूम इस स्टॉक में होता है, मेरे ख्याल से ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं समझता हूं कि 1-2 कंपनीज है जो पोटेंशियल रखती है। एक तो उजास एनर्जी है, दूसरी शक्ति पंप्स है, जो अपार्ट फ्रॉम पंप्स सोलर पैनल्स में काफी स्ट्रांग प्लेयर है, और क्लियरली एमपी में काफी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय देना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का ऑर्डर
इनफ्लो आएगा, जिस प्रकार का टाइमलाइन लगेगा, मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म डेफिनेटली इस सेक्टर को फ्रॉम द रिन्यूएबल स्पेस काफी बड़ा पोटेंशियल है. तो आई थिंक वन शुड कीप अ वॉच ऑन उजास एनर्जी एज वेल एज शक्ति पंप्स. ओके, और बाजार फिलहाल आप देखिए अटकता हुआ नजर आया है. 7938 करीब 7-8 पॉइंट नीचे, निफ्टी सेंसेक्स 16 पॉइंट नीचे. देखना होगा, हालांकि अभी तो प्री ओपन का सेशन पूरा हुआ है और रेगुलर सेशन बाकी है. लेकिन 2020 की टीम पर आइए एक बार नजर डालते हैं. देखें आज कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे कैप्टन्स की रडार पे हैं. मेरी टीम पर नजर डालिए. एविएशन शेयरों के ऊपर काफी फोकस्ड है ये टीम, आप देख सकते हैं. जेट एयरवेज, आज से ये शेयर एफएनओ में भी एनएससी के शामिल होने वाला है. कल भी एक रैली देखने को मिली थी. पिछले 3-4 दिन से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारी टीम का, इसीलिए इसको ओपनर का दर्जा दिया. स्पाइस जेट एक और ऐसा स्टॉक जो 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर हर रोज छू रहा है. नए साल में भी ऐसा ही हो, ये मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं. 100 का टारगेट जल्द उनका अचीव होगा, ये भी मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, इसलिए इसको टीम में शामिल किया है. इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स पिछले कई दिनों से बुलिश रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है. कल भी 6-7% के अपमूव इसने दिखाए हैं और ये साल 2016 एडीएजी ग्रुप शेयरों के नाम हो सकता है. कहा जा सकता है कि 2014 काफी कमजोर रहा, 2015 में एक बॉटम बना है और 2016 आउट परफॉर्मेंस का साल हो सकता है एडीएजी ग्रुप के लिए और इसीलिए आप देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन को भी टीम में शामिल किया है. मारुति, हालांकि आज ऑटो कंपनियों के नंबर आने वाले हैं, सब कुछ खराब जो है वो इस भाव में प्राइस्ड इन है. 7th पे कमीशन की जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे फायदा मिलेगा मारुति जैसी कंपनियों को. और डीजल बैन जो 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ऊपर लग रहा है उसका खामियाजा दूसरी कंपनियों को भुगतना पड़ेगा, एमएनएम जैसी कंपनियों के लिए, लेकिन मारुति वहां से भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा. इसके अलावा बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट्स, ये 2 शेयर हैं बाबा कल्याणी ग्रुप के जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं. बीएफ यूटिलिटीज इसलिए क्योंकि इसके केस की सुनवाई जो 2000 एकड़ के लैंड बैंक की है उसकी होने वाली है अगले हफ्ते. एक राहत की बात हो सकती है अगर इनको लैंड बैंक डेवलप करने की इजाजत मिल जाए. और फिर से देखिए इंटर ग्लोब एविएशन, एक और एविएशन कंपनी को टीम में शामिल किया है. एचएमटी एक ऐसा स्टॉक जो रन अप टू द बजट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है. फरवरी में बजट आएगा, जनवरी सीरीज में एक्सपेक्टेशंस बनेंगी इस बजट की. इसके अलावा कॉर्पोरेशन बैंक का जिस तरह से एलआईसी को इन्होंने शेयर जारी करके पूंजी जुटाई है और करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर वो डील हुई है, इस शेयर में भी अच्छी रैली देखने को आज मिल सकती है. प्रोडक्ट से लिस्ट आपके सामने वापस रखते हैं. कुछ एक खरीदारी के सौदे भी हैं. आपको हमने सेल ट्रेड तो बता ही दिया था, आईओसी और इसके अलावा सन फार्मा को हमने क्यों लिस्ट में रखा है, लेकिन आईडीबीआई बैंक के अंदर जो फंड एक्शन हुआ है उसका बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा. पिरामल एंटरप्राइजेस के अंदर एक मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखेगा. कंज्यूमर के हमने 2 शेयर उतारे हैं, पहला एक ट्रेंड और दूसरा फ्यूचर कंज्यूमर्स, इस पे आप नजर रख सकते हैं. फर्टिलाइजर कंपनीज को बेनिफिट आएगा पेट्रोनेट की खबर का, जीएसएफसी उसमें से एक है. कावेरी सीड्स आज एक अच्छा पुल बैक वापस दिखा सकता है, फंड एक्शन हुआ इसमें. कल भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते काफी स्ट्रांग मोमेंटम आया था. आंध्रा बैंक में भी फंड एक्शन है और इसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा. केसी इंटरनेशनल टेक्निकल बेसिस काफी स्ट्रांग शेयर और इसको भी आज हमने मिड कैप और टेक्निकल बेस की बेसिस पर उतारा है. चलिए, तो ये थे वो स्टॉक्स जो स्टॉक 2020 में 7:30 बजे हमने आपको बताए. लेकिन आप देखिए अब यहाँ पर खबरें आ रही हैं इस समय कि जेट फ्यूल की जो कीमतें यानी एटीएफ की जो कीमतें हैं वो 10% घटी हैं और ये जून 2010 के बाद सबसे कम कीमतें हैं. मुझे याद है दिसंबर में भी 3 बार ये एटीएफ की कीमतें घटी थी और करीब 40% एविएशन कंपनियों के जो खर्च है वो दरअसल इनपुट प्राइस जो है वो एटीएफ होता है. तो आज अविनाश भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि एविएशन शेयरों पर नजर रखिएगा, लेकिन इन सब स्टॉक्स पर नजर के साथ साथ एक और स्टॉक है जिस पर नजर होगी, कैडिला पर. जी हां, कल हमने देखा था जोरदार पिटाई स्टॉक में देखने को मिलती और सीएलएसए ने आज इसको डाउनग्रेड किया है. लक्ष्य हालांकि अभी जो उन्होंने सुझाए हैं डाउनग्रेड करने के बाद 355 के सुझाए हैं जो मौजूदा भाव है उससे ऊपर के हैं. लेकिन और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, नियति के पास चलते हैं और जानते हैं. हाय नियति, हैप्पी न्यू ईयर. बताइए क्या कहा है इस रिपोर्ट में. हैप्पी न्यू ईयर हेमंत, आपको और प्रदीप आपको भी. हालांकि मैनेजमेंट ने कल इस पे काफी सफाई देने की कोशिश की थी कि जायफीन का यूएस में कोई कारोबार नहीं होता है, मगर सीएलएसए बिल्कुल आश्वस्त नहीं है, डाउनग्रेड कर रहे हैं. आउट परफॉर्म से रेटिंग घटा के इसकी अंडर परफॉर्म की कर दी है. वहीं लक्ष्य भी इन्होंने 473 से घटा के 355 तक का कर दिया है. जैसा कि आप बता रहे थे कि करंट मार्केट प्राइस यानी मौजूदा भाव से अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 25 से 30 रुपए के आसपास. मगर सीएलएसए का मानना है कि जो
मामला है ये अच्छे से या जल्द से जल्द सुलझना चाहिए, क्योंकि मोरैया प्लांट से अभी भी इनको 74 ANDA यानी जो नई दवाइयों की मंजूरियां हैं वो अभी बाकी है। और अगर ये मामला अभी लटकता है या फिर इसमें और देरी होती है तो अमेरिका के कारोबार पे यहाँ पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहां की बिक्री यहाँ पे घट सकती है। और इसी डिले को फैक्टर इन करने के लिए CLSA अमेरिकी कारोबार की EPS अनुमान को अगले 2 साल के लिए 17% और 20% के आसपास घटा रहा है। वहीं साथ साथ में घरेलू कारोबार का भी जो EPS अनुमान है उन्होंने 19% के आसपास घटा दिया है। तो लक्ष्य और रेटिंग घटाना इतना ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल ना हो, मगर EPS का डाउनग्रेड एक बड़ा डाउनग्रेड है यहाँ कैडिला के लिए CLSA की तरफ से। तो EPS का अनुमान घटाने के साथ साथ अंडर परफॉर्म की रेटिंग दबाव जारी रह सकता है। इस काउंटर पे नियति शुक्रिया आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल प्री ओपन सेशन के दौरान CLSA की इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट आपको यकीनन स्टॉक पे आता हुआ नजर आ रहा है। और आगे अब रेगुलर सेशन शुरू होगा अब से 1-1.5 मिनट के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें और फॉलो ऑन सेलिंग देखने को मिलती है। इस बीच आज प्री ओपन के दौरान कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर अगर हम नजर डालें, कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पे हम काफी वॉल्यूम देख रहे हैं। तारा ज्वेल्स मिसाल के तौर पे देखिए करीब 6% के आसपास इसका जो एवरेज वॉल्यूम है उसके बिड्स यहां पर आए हैं। SJVN देखिए करीबन 6% के आसपास वॉल्यूम के साथ बिड्स यहां भी आए हैं। वीडियोकॉन, NFL, कॉरपोरेशन बैंक, KEC इंटरनेशनल, धामपुर शुगर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे बड़े क्वांटम में बिड्स हो रहे हैं। तो आज ट्रेडर्स की नजर है कहीं ना कहीं, इसलिए बड़ी संख्या में ट्रेडर्स अगर यहां पर बिड डालते हैं तो वो आपको वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होता है प्री ओपन सेशन के दौरान। वरना ढेर सारे स्टॉक्स में तो आपको वॉल्यूम दिखते ही नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में खास तौर पे। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखेंगे। इन सभी में चूंकि रुख भी तेजी का है अच्छे वॉल्यूम के साथ, लेकिन इंडेक्स के नजरिए से अगर आप देखें दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े नेगेटिव ही हैं कहना चाहिए, अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर एशिया, और उसका असर हमने थोड़ा आते हुए देखा है। अब से 10 सेकेंड में मार्केट की शुरुआत होगी और 7,940 के करीब प्री ओपन सेशन सेटल होता हुआ 35 से 40 के बीच में नजर आया है। क्या उसके बाद और गिरावट आती हुई दिखाई देगी, अब देखना होगा। 26,095 पर पहला कोट आ रहा है। 26,100 के आंकड़े कुछ देर के लिए दिखे। 7,938, 39, 36 ये आंकड़े निफ्टी में आते हुए तो प्री ओपन के मुताबिक ही ये चल रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नेगेटिव जोन में घूम रहा है लगातार। अब दबाव फाइनली 10 पॉइंट नीचे आ चुका है। मिड कैप 15-17 पॉइंट ऊपर है अभी। शुरुआत के जो कोट्स आए हैं ओवरऑल वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं मिड कैप स्पेस के अंदर। लेकिन शुरुआत करते हैं निफ्टी से, और यहां पर अगर आप देखें तो सन फार्मा करीब 1.25% नीचे, ONGC 1% नीचे, कोल इंडिया में भी 1% की गिरावट, केन इंडिया, NTPC, ये सारे बड़े स्टॉक्स हैं जो दबाव डालते हैं इंडेक्स के ऊपर और इनमें हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मदद अगर मिल रही है सरकारी बैंकों से, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ये मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडेक्स के लिहाज से सेंसेक्स और निफ्टी की वेदांता ऊपर है तकरीबन 0.5% के आसपास। ACC में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इंडेक्स शेयरों में ये खास तौर पे वो स्टॉक्स हैं जिन पे बाजार की नजर है। और जेट एयरवेज 3.5% ऊपर, वायदा कारोबार में पहला दिन और अच्छी खबर भी साथ में आ गई ATF के दाम गिरने की, तो उसका पूरा फायदा जेट एयरवेज ने तो आज टेक ऑफ किया है। कैश मार्केट का हाल बता दें, 13% एवरेज का 14% वॉल्यूम हो चुका है पहले मिनट के अंदर। तो आज का ये स्टार परफॉर्मर है, नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, आप जेट एयरवेज के अलावा स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, इस पर नजर डालिए। हमारे एक्सपर्ट जो है अविनाश वो भी कह रहे थे कि इन स्टॉक्स में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। साल का पहला ट्रेडिंग सेशन है और आप देखिए पॉजिटिव रिटर्न दिखाने वाला एकमात्र सेक्टर जो क्लियर सेक्टर है वो ये निकल कर आया है आज के दिन। इसके अलावा अगर आप नजर डालें, कैडिला ये स्टॉक था जिसमें कल जोरदार पिटाई पड़ी थी, लेकिन आप देखिए आज ये बाउंस दिखा रहा है। हालांकि CLSA ने डाउनग्रेड किया है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं जो उनका लक्ष्य है वो 355 का है। और अब आप देखिए ये शेयर थोड़ा सा ऊपर उछलता हुआ टॉप 5 FNO गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। 1.5% का उछाल यहां देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक IDBI बैंक, जिसका जिक्र हम बाजार खुलने से पहले कर रहे थे, यहां पर QIP आ रहा है। 3,771 करोड़ रुपए जुटाएगा ये बैंक QIP के जरिए, और कुछ हिस्सेदारी इन सरकार की इसमें आगे चलकर घटेगी, ये बाजार मानकर चल रहा है। और बाजार ने तो ये भी अनुमान लगाया हुआ है कि इसमें अगर प्राइवेट लोग पार्टिसिपेट करते हैं QIP में तो बड़ी हिस्सेदारी सरकार की घट सकती है। हालांकि मैनेजमेंट अभी साफ नहीं बात कर रहा है।
इस समय प्रदीप आप देखिए एफएनओ में दूसरा सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर दरअसल यही है। ऑयल इंडिया एक और ऐसा स्टॉक जो 3% की अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखा रहा है, बल्कि आईओसी, एचपीसीएल ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। कमजोर प्रदर्शन सन फार्मा, स्पार्क की तरफ से देखने को मिल रहा है और कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है आज आईटी पैक भी। जी हाँ, एचसीएल टेक देखिए ये दबाव के साथ, विप्रो में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन अपनी मिड कैप्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और हम कह भी रहे थे कि आज छोटे मझौले सेक्टर्स और मिड कैप्स का दिन हो सकता है। बाजार जरूर ठंडा है, आप देखिए 1.4% की कमजोरी के साथ सेंसेक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन मिड कैप्स में भरपूर एक्शन। गैमन इंडिया जिसका जिक्र आप कर रहे थे 12% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो अगर यहाँ पर फाइनली कुछ इन्वेस्टर आने लगे और ट्रिगर वही है इन कंपनीज में जो आप खबरें सुनते हैं, बैंक अपनी डेट को इक्विटी में बदल रहे हैं, वो ट्रिगर नहीं है। लेकिन बैंक किसी निजी निवेशक को कंपनी बेचने की स्थिति में अगर आ जाए, वो बातचीत होने लगे, इंटरेस्टेड बिड्स आपको दिखाई दें, तो वो मौका होगा जब आप इन ऐसी किसी भी कंपनी पे, और लिस्ट बहुत लंबी है, 50,000 करोड़ के आसपास के लोन्स हैं कुल जो एसडीआर के अंदर आ गए हैं, तो इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। और चूंकि यहाँ पे खबर आई है कि एक एनआरआईज का ग्रुप एक सब्सिडरी को खरीदने के लिए बातें कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट 11% ऊपर। वॉल्यूम अगर आप देखें 30% वॉल्यूम इसके पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले हो चुका है, तो अच्छी खासी एक्टिविटी देखी जा रही है। लेकिन क्या अभी भी मौका है अविनाश, या अब आप इंतजार करेंगे? मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि बेस वैल्यू प्रदीप काफी छोटी है, तो इसलिए इसमें 20 से 25% का भी मूव आएगा तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि क्लियरली अगर कोई एनआरआई ग्रुप इन सब्सिडरी को अगर लेता है तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कतें जो कंपनी की थी वो खत्म हो जाएगी। और क्लियरली डेट को इक्विटी में अगर ये कंपनी कन्वर्ट करती है तो आगे के कैश फ्लोज अच्छी तरह से इंप्रूव होंगे। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ये जो मोमेंटम हमने देखा है इसमें अगर क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछती या कंफर्मेशन मैनेजमेंट से आता है तो डेफिनेटली ये मोमेंटम आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होगा। अडानी पावर पर भी नजर रखिए, 1% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज फिर 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कैपिटल में भी तेजी देखने को मिल रही है। एडीएजी पैक काफी मजबूत है। आपसे राय लेना चाहूंगा सुमित, एडीएजी पैक पर भी आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लग रहा है इस समय इस पैक में, एफएनओ में? हेमंत, पिछले कई दिनों से इन स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों चारों स्टॉक्स में ही एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, और हमने इनमें से दो के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर रखी है, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर। हमें इमीडिएटली ऐसा लगता है कि आरकैप के अंदर 440 के जो लेवल्स चल रहे हैं, यहाँ से एक तेजी देखने को मिलेगी, और ऊपर में हमको एक 500 सवा 500 तक के लेवल्स लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल रिलायंस कैपिटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बाय करने के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जहां तक एक आर पावर का सवाल है, आर पावर के अंदर भी हमने एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रखी है फॉर दी टारगेट्स ऑफ 60 एंड 65। तो आर पावर के अंदर भी हमको तेजी लग रही है। इनफैक्ट इसके दोनों ही काउंटर्स के अंदर हमको अच्छी खासी तेजी लग रही है। रिलायंस इंफ्रा ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, इसलिए एक बार यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे लेने के लिए, बट वो भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से 80 से 100 रुपए की तेजी के लिए। इनफैक्ट दोनों काउंटर्स में जिसमें से भी कोई छोटी मोटी करेक्शन मिल जाती है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट और करने की कोशिश करेंगे। एसजेवीएन एक छोटा स्टॉक है हेमंत, आपके रडार पे अक्सर रुक के आता रहता है। यहाँ देखिए 14% वॉल्यूम आज देखने को मिला है, और इस हफ्ते 6% चला है ये स्टॉक, तो शायद यहाँ पे ट्रेडर्स कुछ तैयारी कर रहे हैं एक नए मूव की। मानस, आपको ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे? देखिए एसजेवीएन की जहां तक बात है, 24 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया था और वहां से लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि पोटेंशियल तो अभी भी है, स्टॉक कम से कम 37 रुपए और 38 रुपए की रेंज में जा सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे नहीं, जब स्टॉक में गिरावट आए, स्टॉक 31 से 30 रुपए की रेंज में आए, तो वहां पर खरीदारी करें और उस केस में अपने स्टॉप लॉस से 27 रुपए के नीचे लगाएं। प्रदीप, अब से लेकर 31 मार्च तक सरकार कैश रिच पीएसयू से डिविडेंड वसूलने का काम करने वाली है, और बाजार को शायद अनुमान है, हमने देखा था एनएचपीसी एक और ऐसी इसी की कंपनी ने बड़ा डिविडेंड भी कुछ दिनों पहले सरकार को दिया था, तो बाजार मानकर चल रहा है कि शायद अब एसजेवीएन से भी एक बड़ा डिविडेंड सरकार के हाथ लगेगा। और आप देखिए आज इस स्टॉक ने फिर से 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है। इसी अगर थीम को और आगे बढ़ाना हो, कैश रिच पीएसयूज, ये वो थीम हो सकती है जो अगले कुछ दिनों तक लोग नजर डालने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखिए 69,500 करोड़ रुपीस का सरकार ने बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए हासिल करने की बात की थी, लेकिन हुआ क्या, 12,700 करोड़ ही हाथ लगे हैं अब तक। आईओसी, आरईसी, पीएफसी, ड्रेजिंग, ये
IPOs आ पाए, ये FPOs आ पाए या OFSs आ पाए, लेकिन आप देखिए सरकार के हाथ कुछ बड़ा लगा नहीं अब तक। तो ये बताइए कौन से वो कंपनियां हैं जहां पर अब से लेकर 31 मार्च तक नजर बनाकर रखनी चाहिए, या फिर कहें फरवरी के अंत तक नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि बजट तो फरवरी के अंत में आएगा, जहां पर एक अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छी कंपनी है और जहां पे डिविडेंड्स हेमंत काफी अच्छे होते हैं, हो सकता है कि यहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिले। स्टॉक ने भी काफी अच्छा मोमेंटम काफी टाइम के बाद दिखाया, तो मेरे ख्याल से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां से भी डिविडेंड आने की उम्मीद है, क्योंकि क्लियरली इस साल प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम OMCs के देखें तो काफी हद तक क्रूड के कीमतें घटने के बाद उनके भी मार्जिन काफी अच्छे हो गए। तो ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंजीनियर्स इंडिया, इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। और आपने सही कहा कि PSU डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट का जिस प्रकार से टारगेटेड उन्होंने किया था उस प्रकार से मोमेंटम आया नहीं है, तो डिविडेंड डेफिनेटली इस लास्ट 1-2 महीने के पहले, बजट के पहले डेफिनेटली फोकस में रहेगा और ये स्टॉक्स इसी कारण थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाएंगे। जेट एयरवेज, अब देखिए आप यहाँ पर 40-41% वॉल्यूम हो चुका है, यानी पहले 8 मिनट के अंदर। ये कैश मार्केट की हम बात कर रहे हैं, FNO में तो आज इसकी एंट्री हुई है, वहां पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो अलग है। कैश मार्केट में इतना जबरदस्त वॉल्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। सुमित, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और अब क्या कॉल देंगे इस स्टॉक पे? क्या अभी भी मौका है एंट्री लेने का? यस, बिल्कुल प्रदीप जी, ओवरऑल तो बाय करके बिल्कुल चल सकते हैं, ऐसा कोई खराबी तो नहीं लग रही है। बस खाली एक कंसर्न यही है कि 500 ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 400 रुपए की रैली दिखा दी है लोअर लेवल से, तो ये स्टॉक के अंदर एक रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकता है, तो वो सडन आएगा रिट्रेसमेंट, बट ओवरऑल खराबी नहीं लग रही है। स्टॉक अच्छा है, एविएशन के जैसे हमने पहले भी कहा, स्पाइस जेट, ये दोनों ही स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं और दोनों ही स्टॉक्स में प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। जहां तक स्पेसिफिकली जेट का सवाल है, 100 से 150 रुपए की तेजी यहां से देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल लॉन्ग करके चला जा सकता है जेट एयरवेज के अंदर। चलिए लॉन्ग करके चल सकते हैं आप। आज पहले बार देखिए एक एविएशन कंपनी है जो FNO में इस समय ट्रेड कर रही है, इसमें यहाँ पर लोग काफी बुलिश होते हुए नजर आए हैं। पेट्रोनेट LNG एक और FNO का शेयर है, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। सुमित, ये बताइए, कल हमने देखा ये भी आज टॉप 5 FNO गेनर्स में आ गया है। कल रासगैस के साथ जिस तरह से डील हुई, पेट्रोनेट के लिए तो फायदेमंद बात है ही, गेल के लिए भी एक अच्छी खबर है। गेल के स्टॉक में भी एक अच्छी रैली इस डील के होने से पहले से ही देखी जा रही थी। अब इन दोनों शेयरों में से आपको शेयर कौन सा पसंद है, और जिनके पास पहले से शेयर हैं, क्या अपना मुनाफा वसूल लें या बने रहें? पेट्रोनेट के अंदर तो बिल्कुल बने रहना चाहिए हेमंत, क्योंकि पेट्रोनेट के अंदर तो ब्रेकआउट आ चुका है। इनफैक्ट ये स्टॉक में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करीब 10% की तेजी और दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने एग्जिस्टिंग लॉन्ग कर रखे हैं वो तो बिल्कुल होल्ड करके चले, और यहाँ पे इनफैक्ट फ्रेश लॉन्ग भी बन सकता है पेट्रोनेट के अंदर। 255 से 258, 259 के लेवल्स के बीच में बिल्कुल लॉन्ग करे। अभी इसने पिछले 15 दिन या 1 महीने का जो रेंज था उसको ब्रेकआउट दिया है, और अगर मैं प्योरली चार्ट पे जाऊं तो मुझे इसमें पोल फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन भी दिख रहा है, पोल साइडवेज कंसोलिडेशन, तो उसका ब्रेकआउट भी आया है। और अगर मैं उसका पूरा टारगेट मान के चलता हूं तो इसके अंदर करीब 60 रुपए की तेजी बननी चाहिए अगले 2 से 3 महीने के अंदर। तो अगर ओवरऑल सभी सिनेरियो से मैं देखता हूं तो पेट्रोनेट मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। पेट्रोनेट के अंदर फ्रेश लॉन्ग्स भी यहाँ पे रिकमेंडेशन बिल्कुल है, और जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो सब इसको होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये दोबारा 240, 245 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक स्ट्रांग है। ऊपर में इमीडिएटली 275 से 280 के टारगेट, और फिर पॉसिबिलिटी है कि 300 से 310 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तेजी की कॉल यहां पर आती हुई, काफी शानदार रिटर्न की गुंजाइश, लेकिन HMT एक स्टॉक जो मुझे दिख रहा है 25% वॉल्यूम यहां पर हो गए हैं एवरेज के मुकाबले में आज के दिन, और जो खबर आ रही है कि कुछ 1.5 करोड़ के बचे हुए ऑर्डर्स पूरे करने के लिए टेम्परेरी तौर पे फैक्ट्री को खोला गया है हेमंत, तो उसके चलते आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी मूवमेंट। आज हमारी टीम में भी इसीलिए हमने इसे शामिल किया था। रन अप टू द बजट इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है, आज भी इस स्टॉक में इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है जो आपने खबर बताई इसके चलते। ITI, HMT, MTNL, ये वो जनरली स्टॉक्स हैं जो बजट से पहले काफी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेरी 1.5 करोड़ के ऑर्डर पूरे करने के लिए फैक्ट्री खुली, क्या इस वजह से आप HMT खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। ट्रेडर्स के लिए कोई ना कोई खबर चाहिए, तो ट्रेडर्स आज एक्टिव हुए हैं, इसीलिए आपने वॉल्यूम भी इसमें देखा है। जबरदस्त वॉल्यूम है, तो इस पर आपको जरूर लेकिन ध्यान से पोजीशन लेनी चाहिए। मानस, क्या लेवल सुझा रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 57 और 60 के लेवल्स ब्रेक ना करें, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए। आपके पास है तो आप बने रहें, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 45 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। लेकिन अगर एक बार 60 के ऊपर जाएगा तो टेक्निकली ऐसा लगता है कि कम से कम 10 से 12 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेशन बैंक एक और ऐसा बैंक है जहां पर अच्छी खबरें आई हैं। देखिए 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। मानस,
क्या यहाँ पर तेजी करना चाहेंगे? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? वैसे हमने देखा है PSU बैंकों ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया है पिछले साल। देखिए, हम लोगों ने शो में पहले ही बात की थी कॉर्पोरेशन बैंक के बारे में कि एक बड़ी गिरावट के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 50 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। ओके, कैडिला हेल्थ आप देखिए, अब आज करीब 2.5% का उछाल देखने को मिल रहा है, फिर भी अभी इस पूरे हफ्ते 14% नीचे रहेगा। जिस तरह की गिरावट आई थी उसके चलते एवरेज वॉल्यूम का 45% यहां देखने को मिला है, तो एक्शन तो काफी है, ट्रेडिंग काफी हो रही है। मानस, क्या इस वक्त आप कोई अहम लेवल देखते हैं स्टॉक में, अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश कर रहा हो तो उसके लिए? नहीं, पहली चीज तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। जिस तरह के वॉल्यूम्स कल देखे गए हैं, जिस तरह का डाउनसाइड ब्रेकआउट देखा गया है, उम्मीद की जा सकती है कि स्टॉक 303 और 305 रुपए की रेंज में आएगा। इसलिए मेरी राय में थोड़ी रिकवरी और देखने को मिले, स्टॉक 340 और 350 की रेंज में आए, तो वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी, एग्जिट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, 2-2.25% मजबूती के साथ। लेकिन आज ये शेयर ट्रेड करता हुआ और मिड कैप्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एरिया पैक देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब 2-2.25% की मजबूती के साथ टॉप 3 FNO गेनर्स में ये शेयर शामिल हो चुका है। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। मानस, अविनाश, सुमित, आप तीनों का शुक्रिया आज नए साल के पहले दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सटीक सलाह देने के लिए। और इसके साथ ही आज एक बार फिर से आपको याद दिलाएं कि दिल्ली में आज ऑड नंबर की ही गाड़ियां चल रही हैं। प्रदूषण से लड़ाई में सरकार ने तय किया कि एक दिन सिर्फ ऑड और एक दिन इवन नंबर की कारें चलेंगी। आज इस योजना का पहला दिन है, 1 तारीख है, तो अगर आपकी कार का नंबर 1, 3, 5, 7, 9 पे पूरा होता है तो आज आप गाड़ी चलाएंगे। क्या सरकार की इस योजना को जनता का सपोर्ट मिल रहा है? जानने के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए किस तरह की स्थिति है आज? काफी कम ट्रैफिक है आज आम दिनों के मुकाबले और बहुत हद तक श्रेय जाता है ऑड इवन पॉलिसी का। लोग खुद ही फॉलो कर रहे हैं। मैं इस वक्त ITO क्रॉसिंग पे हूँ। आमतौर पर यहाँ आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं रेड लाइट में, लेकिन आज यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ ट्रैफिक है। लोग खुद ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे ऑड इवन पॉलिसी को। और सबसे खास बात है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे है, वो लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऑड इवन की पॉलिसी जरूर फॉलो करनी चाहिए। कुछ लोग जो कि सुबह कल रात में न्यू ईयर पार्टी मनाने के बाद आज सुबह 8 बजे से पहले थोड़ा ज्यादा रश दिख रहा था, क्योंकि वो जिनकी इवन गाड़ियां थी वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाह रहे थे। मगर अब जो है आपको, मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से हूँ और यहाँ पे सभी लोग ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस ऐसी जगह पे सुबह से सिर्फ 1 चलान हुआ है इवन कार का। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कम से कम ये मैसेज गया है। और आज हालांकि छुट्टी का भी दिन है, कई ऑफिस में आज 1 तारीख को लेकर छुट्टी भी है, लेकिन फिर भी लोग खुद भी काफी ज्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बताइए, तो फिर असली टेस्ट जो है इसका वो फिर सोमवार को होगा, ये कहना सही होगा? जी हाँ, सोमवार को जब ऑफिसेज खुलेंगे, जब पीक आवर्स आएंगे, उस टाइम पे किस तरह की का रिस्पांस होता है वो देखना होगा। क्योंकि आज हालांकि लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी का भी दिन है और आज बहुत ज्यादा सख्ती ना करने की हिदायत भी दी गई है। आमतौर पे लोगों को समझा बुझा के ही वापस भेज दिया जा रहा है। कुछ जगहों पे चालान भी हो रहे हैं। दिल्ली में लगभग 200 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के लोग मिलकर चालान काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी दिल्ली से जो खबरें आ रही है बहुत ज्यादा चालान नहीं काटे गए हैं। अधिकतर जगहों पे पार्किंग में भी जिन लोगों ने इवन नंबर की गाड़ी पार्क कर दी है, उन्हें समझा बुझा के बोला जा रहा है कि आप हटा दीजिए, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन एक्चुअल चालान बहुत कम कटे हैं। तो सोमवार को जब ऑफिस खुलेंगे, जब 9 से 11 का जो पीक टाइम होता है, उस समय में अगर लोग फॉलो करते हैं तब हम मान सकते हैं कि जरूर ये पॉलिसी सफल हो पाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और इस वक्त बाजार पे नजर डालिए, देखिए 26 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है, 7,920 के नीचे फिसलता हुआ ये आपको दिखाई देगा। और सेंसेक्स अगर आप देखें तो 80 पॉइंट की गिरावट वहां भी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी तकरीबन 60 पॉइंट कमजोर है। मिड कैप हालांकि बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। और अगर हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर भी हम देख पाए तो मुझे लगता है कि आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में जाने का संकेत वो शायद देता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे। मार्केट का मूड हालांकि छुट्टी का है ये कहना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं अंडरटोन बुलिश दिखाई दे रहा है, पर इंडेक्स पर दबाव है। राहुल अरोड़ा निर्मल बैंक के इंस्टीट्यूशनल के CEO हमारे साथ जुड़ते हुए। राहुल, स्वागत है आपका और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और आपकी पूरी टीम और आपके सारे दर्शकों को भी।
लेकिन क्या वाकई खुश होंगे इस साल में हमारे निवेशक जो पिछले साल इंडेक्स को करीब 4-5% गिरते हुए देखकर थोड़ा दुखी हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग आज काम पे आए हैं वो तो खुश बिल्कुल नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह बाजार का आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो 2015 का जो हाई रहा है निफ्टी पे 9150 के आसपास का, उसको टेक आउट करना ये साल थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से अर्निंग्स रीसेट हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में जो FY16 के हैं, और जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो FY17 के भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस हैं एज द ईयर प्रोग्रेसेस वो थोड़े कम होते जाएंगे। तो आई थिंक जो 52 वीक हाई निफ्टी का है जो हमने 2015 में बनाया था, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि उसकी दिशा में जाना इम्पॉसिबल नहीं है। आई डेफिनेटली थिंक यू विल मेक रिटर्न्स ऑफ अबाउट 8 to 10% दिस ईयर, पर उसको टेक आउट करके वहां पे सस्टेन करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इस साल काफी सारी चीजें थोड़ी और चैलेंजिंग हो जाएंगी। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा, मुझे लगता है करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने अर्निंग्स की बात की, और हमारे इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि इस पूरे साल मुश्किल से आपको 1 या 2 रेट कट देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहां से आपको 8 से 10% से ज्यादा के रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए। एट बेस्ट वी मे रीटेस्ट द 52 वीक हाई ऑफ द निफ्टी ऑफ 2015। ओके, तो साल के पहले कारोबार दिन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करने के काम इस समय राहुल कर रहे हैं। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए, DIIs ने इस बार तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। बीते साल करीब 67,000 करोड़ रुपीस तो उन्होंने डाले। क्या लगता है, तो फिर ये फ्लो भी आपको ठंडा होता हुआ दिखेगा इस साल? देखिए हेमंत जी, जो डेल्टा होता है, जो रेट ऑफ इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड्स में गया है, वो पिछले 1 क्वार्टर में डेफिनेटली कम हुआ है। जो आपने आई थिंक से बिटवीन मार्च अप्रैल टू अबाउट सितंबर अक्टूबर तक जो आपने देखा था इनफ्लोज जो आ रहे थे और जिस तरह से पैसा आ रहा था, वो इनफ्लोज की जो गति है म्यूचुअल फंड्स में वो डेफिनेटली कम थोड़ी हुई है। तो इस विषय से हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर फ्लोज पे पड़े। एक चीज हेमंत जी आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। जहां पे टारगेट था और जो अचीव हुआ, तो अगर गवर्नमेंट बजट में एक और अग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट लाती है, और इस साल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस काफी चैलेंजिंग होंगे। आपने देखा है कि CA ने ऑलरेडी कहा है कि नेक्स्ट ईयर की फिस्कल डेफिसिट चैलेंजेस होंगे। तो अगर ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो DIIs, स्पेशली पब्लिक सेक्टर DIIs, वहां पे उनको थोड़ा पैसा डालना ऑलमोस्ट अनिवार्य है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली यहां से ज्यादा फ्लोज, अगर आप देखें कि जो मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस रही है इस साल हेमंत जी, इट्स ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म द निफ्टी बाय अबाउट 10%, और ये बहुत सालों बाद हुआ है, और ये ज्यादा से ज्यादा पैसा है जो है DIIs ने डाला है। तो एक अनकंफर्टेबल सा माहौल हो गया है जब आप DIIs से बात करें विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस इन मिड कैप्स। हो सकता है कि ट्रेड लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाए, पर वहां पे भी हेमंत जी अगर आप देखें तो 20-25 स्टॉक्स में ही निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट होती है, उससे ज्यादा इवन टू, मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं, इट्स नॉट इजी टू एग्जीक्यूट अ सेल ऑर्डर ऑफ इवन 100,000 शेयर्स ऑफ पावर ग्रिड। मतलब इतना इलिक्विड मार्केट है कि अगर आप निफ्टी पे भी देखें तो 20-25 शेयर्स में ही ज्यादातर वॉल्यूम होते हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि रेट ऑफ फ्लोज अंटिल द बजट थोड़े सॉफ्ट रहे। इसे मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर कोई रनअवे रैली आएगी, बट थिंग्स कैन चेंज वेरी फास्ट। अगर बजट काफी अच्छा हुआ और अर्निंग्स की बात यहाँ पर कहीं राहुल, ये इंटरेस्टिंग कहा जाएगा। एक दूसरी तरफ से आप देखिए तो IPOs के लिए तो ये रिवाइवल का साल है। 10,000 करोड़ से ऊपर के फंड रेज हुए और लोगों ने बहुत पैसे बनाए, मेजॉरिटी स्टॉक्स में पैसे बनाए हैं, और कुछ तो स्टार हैं हमारे सामने, डॉक्टर लाल या इंडिगो जैसे। तो फिर सरकार पीछे रह गई, इसकी क्या वजह? क्या यह आपको बता रहा है कहीं ना कहीं कि PSUs की क्वालिटी को लेकर, उनकी अर्निंग्स को लेकर ज्यादा कंसर्न है, और इन जनरल फिर आपके पोर्टफोलियो में PSUs नहीं होने चाहिए? देखिए, ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जो आप IPOs की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। जो पब्लिक सेक्टर की मैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, उनमें ज्यादातर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं। कोई भी आप स्टॉक उठा के देख लीजिए तो वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा मायने रखते हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, क्योंकि वहां जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, वहां आपको ग्रोथ दिखती है अगले 2-3 साल के लिए। पर यहां पे अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर है। तो हमारा यही मानना है, अगर आप बैंक्स को भी देखें, हम एक्चुअली रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स खेलना ही है तो आप सिर्फ SBI को लेके खेलें, क्योंकि अगर रिवाइवल आएगी तो वो आपको SBI में पहले रिफ्लेक्ट होगी। उसके अलावा हम नहीं एडवाइस करें लोगों को कि ज्यादा पब्लिक सेक्टर में निवेश करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और
एक्चुअली सेक्टोरल इंडिसेस ने आपको इतनी अच्छी एंट्री पॉइंट दी है कुछ जैसे फार्मा देख लीजिए। मैं पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट में, अगर मैं म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के पैसा लगाऊंगा, जहां मैं देख रहा हूं कि बीएसई फार्मा इंडेक्स इतना गिर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंटरेस्ट अभी है। इट विल बी चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट, बट वैल्यूएशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट्स। राइट, चलिए राहुल, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज अपना व्यू 2016 के लिए हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, 57 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 26,000 के स्तर के इर्द गिर्द इस समय ट्रेड हो रहा है और निफ्टी भी देखिए 7,900 को होल्ड कर रहा है, लेकिन लाल निशान में ही है, 20 अंक की ही गिरावट देखने को मिल रही है। और ये हम बार बार दोहरा रहे हैं और आपको बता दें कि आज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत कम रहने वाले हैं, पार्टिसिपेशन कम रहने वाला है, मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स इस समय 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी भी प्रेशर के साथ ही कारोबार कर रहा है। एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो एविएशन सेक्टर है। जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन में बेहतरीन रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ पराग ठक्कर जुड़ चुके हैं, सेल्स हेड हैं HDFC सिक्योरिटीज के। पराग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और ढेरों शुभकामनाएं आपको नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर आपके सभी व्यूअर्स के लिए और आपके साथ। सर, कैसा लग रहा है नया साल? अब अच्छा रहेगा, पिछले साल से बेटर रहेगा या पिछले साल से कमजोर रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो निफ्टी का जो कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो कंपोनेंट्स है निफ्टी के, जैसे कि बैंकिंग है, IT है, फार्मा है, उसमें काफी प्रेशर है। तो पूरी निफ्टी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बुलिश व्यू देना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट इंडिविजुअल पॉकेट्स जो है, काफी सारे थीम्स है, काफी सारे स्टॉक्स है जहां पे स्ट्रक्चरली बहुत बड़ी चेंजेस हो रहे हैं और काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो वहां पे मेरे हिसाब से काफी अच्छी मतलब डेफिनेटली निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे वो काफी सारे थीम्स। तो इनफैक्ट हम इंडेक्स देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि टॉप से बहुत नीचे आ गया, 9,000 वाला भी 8,000 के भी नीचे है निफ्टी। साल दर साल देखें तो 5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की, इनफैक्ट आपने जिस तरह से स्टॉक पिक किए, मुझे एविएशन एक ध्यान में आता है, कंस्ट्रक्शन एक ध्यान में आता है, जहां इनफैक्ट मल्टी बैगर्स मिले आपको। तो क्या ये कहना चाहिए कि पोर्टफोलियोज या जो एनालिस्ट अच्छी तरह से पिक करके स्टॉक ले रहे हैं, वहां पे दरअसल पैसे बने हैं 2015 में भी? डेफिनेटली एक बात सिंपल है कि पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ की स्कैर्सिटी है। तो जिस सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा, वहां पे मतलब मैक्रो चीजें फेवर में आने के कारण, जैसे कि एविएशन में हुआ, और स्ट्रक्चरल चीजें अच्छी होने के कारण वो भी एविएशन में हुआ। जैसे कि भाई अंडर पेनिट्रेशन काफी था, तो ट्रैफिक ग्रोथ मतलब लोड फैक्टर काफी अच्छा बढ़ गया है सारी एयरलाइंस का, जो हम पहले भी बात करते थे। तो आपके यही फेवरेट सेक्टर्स आगे भी हैं? नहीं, तो मतलब एविएशन में काफी एक अच्छा रन आ चुका है। तो कंस्ट्रक्शन, हालांकि मैं बोलूंगा कि कंस्ट्रक्शन इज अ लॉन्ग टर्म थीम। जब तक ये सरकार है, मैं कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स पे बुलिश रहूंगा, खास करके रोड सेक्टर में। हालांकि वी कैन से कि वो टाइम पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे जब हम पहले बात करते थे, तभी KNR कंस्ट्रक्शन 5-6 के पी पे था, आज 15-16 के पी पे है। तो लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चरली अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पे अगर अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट ठीक ठाक है, प्रमोटर सही है, तो इसमें और भी काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी। हालांकि टाइम वाइज थोड़ा सा लंबी अवधि रखनी पड़ेगी लोगों को। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन में अब इस समय अगर किसी को पूरे साल के लिए शेयर चुनने हो तो कौन से वो 2 टॉप पिक्स होंगे आपके? तो ऐसा है कि मतलब एक है BOT काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, अभी जो हाइब्रिड एन्युइटी बिजनेस आ रहे हैं, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि हालांकि हमारे कवरेज में नहीं है वो सारे स्टॉक, इसलिए मैं कहने में थोड़ा सा ये है। बट अब अभी 1000 करोड़ का मार्केट के 800 करोड़ नेट कैश वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आपको मिलती है, जिसको पार्टिसिपेट करना है हाइब्रिड एन्युइटी बिजनेस मॉडल में, जहां पे आपके एश्योर्ड कैश फ्लोज है और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएंगे तो अपने आप आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सद्भाव टाइप तो सद्भाव, अशोका जैसे काफी स्टॉक्स है। और जैसे यूपी में आजकल न्यूज है कि 1 लाख करोड़ के काम नए मिलेंगे। तो वहां पे जो PNC इंफ्राटेक वगैरह जो कंपनी है, वेल्सपन एंटरप्राइज, तो ये रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा आगे जाके। इन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। और नई थीम 2016 के लिए अगर आप कुछ देख रहे हो तो वो एक तो ये थीम है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुगर स्टॉक्स में आज हमने देखा कि आज 3,000 रुपये पर क्विंटल का भाव शुगर का हो चुका है ऑलरेडी। तो एक तरफ जो शुगर कंपनीज एथेनॉल बनाती है
उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। बिकॉज हमारी एनालिसिस के हिसाब से फ्यूल एथनॉल जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जा रहा है वो आज की तारीख में 3-3.5% हो रहा है इंडिया में। वो 10% होने का गवर्नमेंट का मैंडेट है। तो अगर ये होता है तो 3 से 4 गुना फ्यूल एथनॉल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो बलरामपुर चीनी, EID पेरी जैसी जो शुगर कंपनीज है जिनके काफी बड़े एथनॉल प्लांट्स हैं, उनमें आप तेजी देख सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज जो एथनॉल प्लांट बनाता है उनके लिए काफी अच्छे दिन आ सकते हैं। और वो भी डेट फ्री कंपनी है, 221 करोड़ नेट कैश है उसमें। EID पेरी अगर आप देखें तो उसमें दे होल्ड 60.80% स्टेक इन कोरोमंडल, और कोरोमंडल 12,000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी है। उसका पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और उसमें बिकॉज 2 साल मानसून खराब थे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में इन्वेंट्री पाइपलाइन बहुत थी, तो अभी वो धीरे धीरे आगे कम होगी, तो कोरोमंडल की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। EID में एक तरफ से आपको शुगर प्राइसेस का बेनिफिट है और एथनॉल के लिए आउटलुक बहुत अच्छा हो रहा है। तो और अगर आप वो स्टेक की वैल्यू निकाल दो तो EID पेरी का बिजनेस लगभग आपको फ्री में मिल रहा है, जिसमें शुगर और एथनॉल है, और काफी बड़ी रिप्लेसमेंट वैल्यू कम से कम 3-3.5 हजार करोड़ की हो सकती है उस बिजनेस की, जो आपको लगभग फ्री में मिल रहा है। ओके, तो आपने एक इथेनॉल थीम बताया जिसके चलते चीनी में तेजी देखने को मिली, एक रोड सेक्टर बताया जहां पर तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई बजट से रिलेटेड थीम आपने चुनी हो, क्योंकि अब फरवरी में बजट आएगा, जनवरी सीरीज कुछ लोग मानते हैं कि बजट से पहले कुछ मूव्स देखने को मिलते हैं, वहां पर भी कोई नजर है आपकी? तो एक तो जैसे कि कहा जा रहा है कि इस बजट का सबसे बड़ा फोकस एग्रीकल्चर होगा, तो मेरे हिसाब से, और जैसे कि हमने देखा कि ये गवर्नमेंट के आने के बाद रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे, डिफेंस, इन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस अब तक था और आगे भी रहेगा। लेकिन एग्रीकल्चर पे अगर और लाना ही चाहिए बोनस फोकस, तो मेरे हिसाब से ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छी थीम लग रही है, जिसमें ऑफकोर्स लिस्टेड प्लेयर्स में जैन इरिगेशन और EPC जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो ड्रिप इरिगेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से ये जो 2 साल के खराब मानसून की वजह से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे ही स्टॉक्स, जैसे कि रैलीस इंडिया है, ये कोरोमंडल मैंने बोला, वो काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं अब तक। तो मेरे हिसाब से इनमें काफी वैल्यू बन सकती है। जैसे ही गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पे आता है और थोड़ा सा स्पेंडिंग, थोड़ा सा रूरल इनकम्स थोड़ा सा अगर बूस्ट मिल जाए बजट की वजह से, तो वहां पे यहाँ से मतलब ये भाव से काफी अच्छी चीजें हो सकती है। प्लस जैसे कि हम लोग ने देखा कि रिफाइनिंग, काफी टाइम से रिफाइनिंग कैपेक्स हो नहीं रहा था। अभी ये बात है कि IOC, BPCL, HPCL 60,000 करोड़ की रिफाइनरी महाराष्ट्र के कोस्टल में लगाएंगी। तो इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनी है, वो भी अगेन 2300 करोड़ कैश है कंपनी में, डेट है नहीं, अगर उसके लिए भी प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट होते हैं तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स के बाहर काफी अच्छे थीम्स हैं। और रेलवेज, तो रेलवेज और डिफेंस एक ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक सबको पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन अर्निंग्स 2018-19 से पहले नहीं आएगी। तो अगर आप यूफोरिया में बहुत ऊपर के भाव में ले लेते हो तो आपको टाइम करेक्शन देखना पड़ेगा। बिल्कुल, स्ट्रक्चरली डेफिनेटली ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम करने वाली है रेलवे और डिफेंस में, और इन सेक्टरों में काफी अपॉर्चुनिटीज है, बट एक ही है कि इसमें अर्निंग्स विल बी बैक एंडेड। अभी आप कुछ ले रहे हैं इन दोनों थीम्स के अंदर? तो मेरे हिसाब से नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा कंपनी है जिसमें आज की तारीख में भी काफी अच्छे अर्निंग्स है, तो वो एक सेफ बेट होगा मेरे हिसाब से डिफेंस प्ले में। इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार का काफी फोकस रहा है, आप देखिए सोलर सेक्टर। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा रूफटॉप सोलर पॉलिसी के ऊपर एलोकेशन भी बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जब आप शेयर ढूंढने जाएं तो आपको मिलते ही नहीं है उसमें शेयर, आपको वही मोजर बेयर देखना पड़ता है जिसके ऊपर पहले कई बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इस थीम को कैसे आप जैसे फंड मैनेजर्स खेल रहे हैं? तो ये बात है कि एग्जैक्टली आप एकदम राइट पॉइंट पे है कि सोलार सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा फोकस एरिया इस गवर्नमेंट का, लेकिन सोलार सेल्स चाइना से आते हैं, तो यही है कि EPC जो कंपनियां करेगी उनके लिए एक थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और ये रूफटॉप सोलार में जैसे कि हम नाम सुन रहे हैं स्वेलेक्ट एनर्जी, वैसी कंपनीज जो है जिनको रूफटॉप सोलार का थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। बट इसमें यही है कि अर्निंग्स कब आएगी,
वो बहुत बड़ी चीज है इसमें। तो ये सब थीम्स है। अभी थीम्स में आपको अगर आपने जस्ट बिकॉज कि ये थीम अभी मार्केट में बहुत हॉट है और भाव चल चुके हैं, उसके बाद आपने ले लिया तो आपको प्राइस करेक्शन देखना पड़ेगा, टाइम करेक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अर्निंग्स नहीं है। बिल्कुल, तो अर्निंग्स का आना काफी इतना अहम है यहाँ पर। और 2015 के साल में बाजार अर्निंग्स ही ढूंढते रहे कई सारे सेक्टर्स में और निराश हुए। पर कोई डिस्क्लोजर्स आपके? ये सारे ही स्टॉक्स, मैं एक्चुअली ये कहना चाहूंगा कि ये सारे थीम्स है जो काम कर रहे हैं। स्टॉक्स में काफी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैन इरिगेशन हमारे कवरेज में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब थीम्स है, इंटरेस्टिंग थीम्स है जहां पे इन्वेस्टर्स को नजर रखना चाहिए। और पर्सनल होल्डिंग इसमें कोई कहीं नहीं है। हम हमारे क्लाइंट्स को जो स्टॉक हमारे कवरेज में है उसको रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2016 के पहले दिन अब जानेंगे कि 2016 में बाजार के सितारे कैसे रहेंगे, कौन से शेयर इस साल चमकेंगे। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने न्यूमेरोलॉजिस्ट संजय चुमानी। जुमानी साहब, स्वागत है आपका और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कह रहे हैं आपके नंबर्स? यस, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर जब मैंने कहा था 2015 है, 8 नंबर का साल है, शनि का नंबर है और स्टॉक मार्केट्स दे वर डूइंग वेल, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। और जब प्रिडिक्शन की थी कि 8 नंबर शनि इज नॉट फेवरिंग स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट, तो बहुत सारे शेयर ब्रोकर जो मेरे फ्रेंड्स थे सरप्राइज हो गए थे और हंस रहे थे मेरे इस भविष्यवाणी पे। लेकिन 25% सेंसेक्स ऑफकोर्स इट डिड शेड, क्योंकि 8 नंबर का साल डिफिकल्ट साल था हम लोगों के लिए एज प्रेडिक्टेड। इसीलिए हम लोगों ने कहा था 2015 ना लिखे, 8 नंबर आता है, अपोस्ट्रोफी 15 लिखे, जिससे नंबर 6 शुक्र या वीनस आता है। मगर the old chapter is closed and now we have to look into 2016 which adds up to 9 number, जो मार्स या मंगल का नंबर है, better definitely than number 8. Last year apart from economy there were a lot of tragedies also that happened on dates that we had indicated as difficult, 4 and 8. पेरिस अटैक्स हो गए थे फ्राइडे द 13th को, चेन्नई डूब गया था फ्राइडे द 13th को, 31st ऑन अ डे एडिंग टू नंबर 4। रशियन एयरलाइन क्रैश हो गई थी 224 पैसेंजर के साथ, विच एडेड अप टू 8। नेपाल एडेड अप टू 22 और 4 एक्सट्रीम नंबर था। लेकिन 9 नंबर वी डू हैव होप। मार्स को मंगल कहते हैं एंड आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक मंगल ही मंगल होगा। स्टॉक मार्केट शुड डू बेटर देन लास्ट ईयर, लेकिन मार्स एक फायरी प्लैनेट है, रेड हॉट है, सो वी शुड कंट्रोल आवर टेम्पर, इम्पल्सिवनेस, रैशनेस, लालच में नहीं जाना चाहिए। लुक बिफोर यू लीप, दैट इज माई सेइंग फॉर 2016। राइट 2016 खाली 16 ना लिखे, जापान एड्स अप टू 16, अ नंबर विच डिनोट्स एक्सीडेंट्स and warning. Tsunami ho ya earthquake, Japan has been ravaged by so many calamities. So right 2016, that's a very important tip. Okay, तो पिछले साल आपने कहा था कि 2015 ना लिखे, एपोस्ट्रोफी लिखे, 15 लिखे, इस बार आप कह रहे हैं पूरा लिखे, सिर्फ 16 नहीं 2016 लिखना चाहिए, तो ये शुभ होगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि मार्स ये बड़ा प्लेनेट है जिसका असर आज इस बार देखने को मिलेगा। ये बताइए कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं इसके चलते? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड टेक अ बूस्ट। लास्ट ईयर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया मूवमेंट वाज वेरी स्लो, मगर स्टार्ट इस साल लेगी मेक इन इंडिया मूवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर एंड देन मेडिसिन। I also expect restaurants और होटल इंडस्ट्री टू डू वेल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए 2015 अच्छा साल नहीं था, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर टू बी अ बेटर ईयर। एंड स्पीकिंग अबाउट बॉलीवुड, सलमान खान नंबर 9 के हैं, 2016 9 नंबर का है, 3, 6 और 9 एक फैमिली है। उनकी डेट, मंथ और ईयर को ऐड करने से 6 नंबर आता है। शुक्र दी प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट 51st ईयर में गए हैं, 51 एड्स अप टू नंबर 6 वीनस। सलमान इज गोइंग टू रूल। आमिर और शाहरुख? शाहरुख खान के लिए फैन आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फिल्म, लेकिन लाइक अशोका दे हैड रिलीज्ड ऑन 26th ऑन अ नंबर एडिंग टू 8 विच वाज नॉट लकी फॉर देम एंड वी डिड प्रेडिक्ट इट वोंट डू वेल। रईस को 8 जुलाई को रिलीज कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस ऑफ कोर्स नॉट टू रिलीज इट ऑन 8 एंड होपफुली better sense will prevail and he will release it on 7th. ये तो आपने बताया कि ये वो सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कमजोर प्रदर्शन दिखा सकते हैं?
गोल्ड से मेरी बहुत उम्मीद नहीं है। इस साल 2016 9 पे ऐड होता है, लेकिन 2017 1 पे ऐड होता है सन, सूरज, एंड सन इज रिलेटेड विद द येलो मेटल। इसीलिए मुकेश अंबानी जी हो या नीता अंबानी जी हो, दे आर बोथ नंबर 1 और मुंबई इंडियंस वर एट द बॉटम ऑफ IPL फॉर 4 years। 4 साल पहले हम लोगों ने गोल्ड ऐड करवाया था उनके जर्सी में, एंड दे आर नॉट कंप्लेनिंग। 2 ट्रॉफी उठाई उन्होंने सून आफ्टर एडिंग गोल्ड। तो 2017 में गोल्ड विल शाइन। तो एंड ऑफ 2016 वुड बी द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। और प्रॉपर्टी पे तो कोई भी नंबर नहीं लग रहा पिछले 3, 4, 5 साल से। बिल्कुल, आई डोंट एक्सपेक्ट प्रॉपर्टी टू डू वेल इन द नेक्स्ट 2-3 years, एंड लाइक आई सेड मैन्युफैक्चरिंग विल इम्प्रूव, इंक्रीज, लेकिन 2-3 साल तो और जा सकते हैं प्रॉपर्टी की स्टैग्नेंसी को कम होने में। ओके, तो प्रॉपर्टी को उभरने में भी और समय लगेगा। जुमानी साहब, शुक्रिया आपका। समय की थोड़ी कमी है, वरना और विस्तार से आपसे बात करते, मगर धन्यवाद आपका। और थैंक यू, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी इन टेलिंग ऑल द व्यूअर्स हियर, नाराज मत होइए। 2016 की प्रेडिक्शंस यूट्यूब पे है, मेरे वेबसाइट jumani.com में भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं इस नए साल के लिए। और आपको बता दें कि आज इंडियन ट्रेडिंग लीग में शहरों के शहंशाह कॉन्टेस्ट के विजेता का ऐलान होगा। यहाँ ये मुकाबला देश के 5 शहर दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु से चल रहा है। और ये जो ट्रेडर्स हैं ये अपना आपस में इस समय कंटेस्ट कर रहे हैं, और खिलाड़ियों के सौदों का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे ITL के डीलिंग रूम में हम आपको ले चलेंगे, जहां पर आज हम ऐलान करेंगे कि विजेता दरअसल कौन है और किसको मिलेगा 1 लाख रुपए का शानदार बड़ा इनाम। तो साल की शुरुआत खामोश सी बाजार के लिहाज से होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पहला सौदा में लेंगे आपसे इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे सौदा आपका और कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी। प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद।